तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमरिज्म पोर्शन स्टार्ट किया था। और इसमें आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म और सॉल्वेंट आइसोमरिज्म दो केस मैंने बता दिए थे। अभी स्टार्ट करना है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म जो होगा वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के केस में आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट वी आर राइटिंग इज लिंकेज आइसोमरिज्म। सो लिंकेज आइसोमरिज्म का केस डील करेंगे और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के केस में दो डिफरेंट डोनेशन साइट्स होती हैं। तो अगर हम दोनों डिफरेंट डोनेशन साइट्स पे अप्लाई करते हैं लिगेंड्स को अलग अलग तरीके से, तो दो डिफरेंट आइसोमर जो जनरेट होंगे उनको बोलते हैं एम्बीडेंट, उनको बोलते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल आपने लिखा K4FeCN6, तो इसमें कार्बन की साइड से डोनेट कर रहे हैं। और हम दूसरा एग्जांपल लिखें K4NC6, तो इसमें डोनेशन नाइट्रोजन की साइड से हो रहा है। दूसरा एग्जांपल जैसे भी मैं राइट CONO2 होल 6, और इसी में COONO होल 6। तो इसमें आप देखो पहले डोनेशन साइट जो है उन पे ध्यान दो अगर आप। तो यहाँ कार्बन की डोनेशन साइट है या नाइट्रोजन की डोनेशन साइट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डोनेशन साइट डिफरेंट है, तो वी से देम लिंकेज आइसोमर्स। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेशन साइट है या ऑक्सीजन डोनेशन साइट है, तो अगेन डिफरेंट डोनेशन साइट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लिंकेज आइसोमरिज्म। सो साइट ऑफ डोनेशन अगर हम डिफरेंट कर पा रहे हैं दो आइसोमर्स के अंदर कीपिंग द फॉर्मूला सेम, तो उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। तो अब सपोज करो एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। लेट अस से आई टेक CONO2 होल 2 CN होल 2 H2O होल 2। ओके, लेट्स सी ये कॉम्प्लेक्स है। आपको इसके नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स लिखने हैं। आपको इसके नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स लिखने हैं। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स। और इजीली नोटिस कर सकते हो NO2 और CN ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड है। वाटर के केस में तो इट इज मोनोडेंटेड लिगेंड, और इसमें एम्बीडेंटेड जैसा कोई करेक्टर नहीं है, हमेशा ऑक्सीजन से ही लोन पे डोनेट होगा। तो NO2 और CN दो ऑप्शन है। अब हम दोनों में NO2 और CN एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, NO2 और NC दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ONO और CN तीसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और ONO और NC चौथा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो आई विश आप समझ जाओगे इजिली कि चार आइसोमर आएंगे। लिख लोगे? एक बार ट्राई करो फटाफट। तो एक तो जो फॉर्मूला लिखा है वही ले लेना है, दूसरे में CN को NC कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक और चैलेंज है जो ध्यान से समझना है। चैलेंज ये है कि दोनों लिगेंड दो दो हैं, तो उनमें भी आप डिफरेंट कर सकते हो। समझ गया? पॉइंट समझे मैंने क्या समझाया? कि अगर हमारे पास CN होल 2 है तो हम एक NC और एक CN भी ले सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, डायरेक्ट चार आंसर नहीं लिखना है। फर्स्ट रो में एक फ्लो फॉल्ट होती है, हम लोग NO2 और CN को एक्सचेंज कर रहे हैं। और आपने NO2 को ONO कन्वर्ट किया और CN को NC कन्वर्ट करा, तो NO2 के भी दो ऑप्शन हैं, तो इसलिए केयरफुली एक्सचेंज करना है। बताइए कितने ऑप्शन आएंगे? अब आप देखिए NO2 हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो दोनों NO2 ले सकते हैं। एक ONO एक NO2 ले सकते हैं, एक NO2 एक ONO ले सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे दोनों सेम हो जाएंगे। क्योंकि लिगेंड दोनों में एक NO2 एक ONO है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी में आप दोनों को ONO ले लो, तो यहाँ पे तीन केस बने आपके पास। और एवरी दीज थ्री केसेस दूसरे साइड में अगर आप जाके चेक करोगे, तो हम दोनों CN ले सकते हैं। फिर एक NC एक CN और एक CN एक NC लोगे, तो ये फिर से सेम बन जाएंगे। और लास्ट में दोनों को NC ले सकते हैं। तो हर एक पहली पॉसिबिलिटी के लिए दूसरे वाले केस में तीन तीन पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 3 × 3 यानी कि 9। समझ गया मेरी बात? इसके बाद अगली आइसोमरिज्म थी, कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट केस लिखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब ये आइसोमरिज्म हम तब वर्कआउट करते हैं जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का केस होता है। तो इस केस में, अगले केस में लिख लो, सच आइसोमरिज्म इज पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। सच आइसोमरिज्म इज पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो ये आइसोमरिज्म काम करेगी। और इसमें करते क्या है बेसिकली, कॉम्प्लेक्स एटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में लिगेंड्स को एक्सचेंज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स बना सकते हैं। तो सच आइसोमरिज्म पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स एटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। और आइसोमरिज्म में क्या होगा बेसिकली, डिफरेंट आइसोमर्स आर पॉसिबल, डिफरेंट आइसोमर्स आर पॉसिबल ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल मैटर एटम और लिगेंड इन कैटायन एंड एनायन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कैटायन और एनायन बनना चाहिए। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। लेटेस्ट से हमने एक एग्जांपल लिया, PtNH3 होल 4 PtCl4, ये कॉम्प्लेक्स है। हमें इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना है। तो हमने क्या करा कि एनायन वाले केस से एक Cl को अमोनिया से एक्सचेंज कर दिया। ये फॉर्म बन गए। तो अब अगर इस केस में आप ध्यान से नोटिस करोगे, तो आप नोटिस करोगे इस पर 2+ चार्ज आ रहा है, इस पर 2- चार्ज आ रहा है, क्योंकि प्लेटिनम ऑक्सीस्टेट यहाँ पे +2 और यहाँ भी +2 है। बाद में जैसे ही आपने एक Cl एक्सचेंज करा तो ये प्लस चार्ज आ गया और ये माइनस चार्ज आ गया, ये भी ठीक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें ये वाला फॉर्म लिखें, ये आपने 2 अमोनिया को 2 Cl से रिप्लेस कर दिया, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है। बता सकते हो क्यों? इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन इज क्योंकि प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट +2 है तो यहाँ जीरो चार्ज आ जाएगा। यहाँ भी प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट जीरो है तो यहाँ जीरो चार्ज, ऑक्सीजन स्टेट +2 है तो जीरो चार्ज आ जाएगा। तो अब ये कैटायन एनायन बने ही नहीं। तो बेसिकली 2 मोल ऑफ सेम सब्सटेंस बन गया। तो आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसी दूसरे सब्सटेंस के 2 मोल का आइसोमर नहीं हो सकता। आई बात समझ? तो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिए आप। आपको बताने हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ PtNH3 होल 4 CuCl4। इसको आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बताने हैं। सेम प्रोसीजर है, बस एक बार ध्यान से अप्लाई करिए, समझ जाएंगे। अब देखो, इस केस में अगर आप डील करोगे तो आपके टोटल 4 आइसोमर्स बन रहे होंगे। पहले केस में क्या करना है कि पहले आप एक Cl एक्सचेंज करो, तो PtNH3 होल 3 Cl, एक गिवन आइसोमर तो ऑलरेडी है, एंड देन CuNH3Cl3। यहाँ समझ गए हो कि यहाँ +1 चार्ज आएगा या -1 चार्ज आएगा, एक आइसोमर। दूसरे केस में आप सेंट्रल एटम ही एक्सचेंज कर दो, तो यू कैन राइट CuNH3 होल 4 PtCl4। तो ये 2+, ये 2-। अब फिर एक अमोनिया एक्सचेंज कर दो।
तीन है और एक गिवन आइसोमर है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। आया समझ? एक्सचेंज करते टाइम बस एक ही बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि कभी भी एक्सचेंज करते टाइम ऐसी एंटिटी नहीं बननी चाहिए जिसमें कैटायन एनायन लॉस हो जाए, मतलब वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो उस केस में उसको आइसोमर कंसीडर नहीं करना है। बाकी बहुत आसान केस होता है, कभी मिसप्लेस नहीं होगा, आप इजीली जज कर लोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखे देता हूँ, आप चाहो तो इसमें भी डील कर लेना, नंबर ऑफ आइसोमर अपने आप निकाल के देख लेना। तो एक में राइट कोबाल्ट CuNH3 होल 6 एंड CrCN6, इसका भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिख सकते हो आप कोई भी एक पोजीशन एक्सचेंज करके। तो CuNH3 होल 5 CN एंड CrNH3 CN5। और भी फॉर्म ट्राई कर सकते हो, बट एक मैंने आइसोमर लिख दिया, आर ऑल्सो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अगर केवल जेई मेंस तक अगर हम प्लान करके चलें तो यहाँ तक की आइसोमरिज्म सफिशिएंट है। एडवांस लेवल पे दो सवाल थोड़े और ट्रिकी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें हम लोग डील करेंगे। तो उसमें दो और आइसोमरिज्म पॉसिबल है, एक को बोलते हैं लिगेंड आइसोमरिज्म। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेंस लेवल पे आउट ऑफ सिलेबस वाली बात होगी, एडवांस लेवल के लिए बस मार्क कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड लिगेंड आइसोमरिज्म। क्योंकि ऑर्गेनिक वाली आइसोमरिज्म हमारे कोर्स में है, तो हम उसी से लिंक करते हुए उसको बना सकते हैं। सो दिस इज लिगेंड आइसोमरिज्म। लिगेंड आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि आपके पास कोई लिगेंड है और उसी में आप डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे सपोज करो इथिलीन डाइएमाइन लिया, तो दिस आइसोमरिज्म इज बेसिकली ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एथिलीन डाइएमाइन लिया, तो आप एथिलीन डाइएमाइन का ऐसे लीनियर चेन फॉर्म भी ले सकते हो, और फिर हम इसका आइसोमर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम इसका आइसोमर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो लेटेस्ट हमने ये दो कार्बन के साथ इधर एक NH2 लगाया और इसी पे एक और NH2 लगा दिया। समझ पा रहे हैं? तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 1 2 डाइएमाइन हुआ, और यहाँ पे ये 1 1 डाइएमाइन हो गया। अगर आप लिगेंड का फॉर्म स्ट्रक्चर ही बदल दो तो ये लिगेंड आइसोमरिज्म क्रिएट हो जाएगी सेम कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, या ऐसे ही सपोज करो हम लोग टोलुडीन का केस ले लें। एक CH3 एक NH2 है हमारे पास। अब इसी के ऑर्थो मेटा पैरा तीन फॉर्म क्रिएट कर दें, तो सेम लिगेंड के फॉर्मूले से तीन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी आइसोमरिज्म को हम लोग बोलते हैं लिगेंड आइसोमरिज्म। तो इससे थ्री डिफरेंट लिगेंड्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आइसोमरिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक से लिंक हो गई। किसी भी ऑर्गेनिक लिगेंड को हम लोग दो डिफरेंट फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो वहां पे लिगेंड आइसोमरिज्म क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसके लास्ट में एक टाइप और लिखें, ऑल्दो ये ट्रू आइसोमरिज्म नहीं है, जो लास्ट पार्ट हम लोग लिख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, तो अगर बहुत प्रिसाइसली बोले तो इट्स नॉट अ ट्रू आइसोमरिज्म। लेकिन एडवांस लेवल पर नए सवाल ट्राई किए जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट में अगर सवाल बनाने की कोशिश करिए, तो फिर पैराग्राफ में इसका इंफॉर्मेशन देके सवाल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सो इट इज नॉट अ ट्रू आइसोमरिज्म। क्यों ऐसा बोला मैंने? बेसिकली एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के फॉर्मूले से एग्जैक्टली मैच करेगा, इसकी चांसेस कम होते हैं। बेसिकली हम उसके मल्टीपल में डील करना शुरू कर देते हैं, मतलब मोनोमर डाइमर ट्राइमर टेट्रामर इनको डील करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स दिया CONH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस
और इसी का एक एनाइन लिखा, CO NH3 होल ट्वाइस NO2 होल 4। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट अगर हम +3 लेके चले दोनों केस में, तो ये भी +3 ऑक्सीजन स्टेट है, ये भी +3 ऑक्सीजन स्टेट है। तो यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखेंगे तब तो हमें सिंपली एक्सचेंज करना है लिगेंड को। अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखेंगे तो हमें सिंपली लिगेंड को एक्सचेंज करना है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, जिसमें फॉर्मूला तो यही मतलब फॉर्मूला यही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चार्ज बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम और लिगेंड मैंने वही रखे। तो ऐसे मैंने लिखा CO NH3 होल 6। तो इसमें देखो 3+ चार्ज आ गया। और दूसरे फॉर्म में अगर मैंने CO NH3 होल 2 NO2 होल 4 कर दिया, तो अब देखो उस पर टोटल -1 चार्ज आएगा। अब कैटायन पे 3+ चार्ज है, एनायन पे 1 चार्ज है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स लिखूंगा तो CO NH3 होल 6, कैटायन तो यही रहेगा लेकिन एनायन में होल थ्राइस फॉर्म लग जाएगी। समझ में आ पाई बात? तो अब जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिखा है उसको सेकेंड कॉम्प्लेक्स से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वील से दे आर पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। समझ में आई बात? तो इस केस को हम लोग बोलते हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी से देम पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। समझ में आई बात? तो लिगेंड्स और सेंट्रल एटम तो सेम रखे, बट उनके नंबर्स को वेरी करके डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स अगर क्रिएट कर रहे हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज पॉलीमराइजेशन आइसोमर। इसीलिए इसको ट्रू आइसोमर्स हम नहीं बोलते, क्योंकि कई बार फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। लेकिन आपने चूंकि लिगेंड और सेंट्रल एटम सेम ले रखे हैं, तो उनमें एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म के टाइप से डील कर सकते हैं। यानी कि प्रिसाइसली बोला जाए तो इम्पिरिकल फॉर्मूला मैच कर सकता है। ठीक है। या अगर इसी की एक और फॉर्म लिखना चाहें तो आप चार्ज 2+ भी ला सकते हो। तो मैं अगर इसी फॉर्म में लिखूं CO NH3 होल 5 NO2, तो ये 2+ चार्ज बना। और CO NH3 होल 2 NO2 होल 4, ये माइनस चार्ज बना। इसका कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो होल ट्वाइस बन के आ जाएगा। सिर्फ टाइप पे ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन वाइज तो बहुत अच्छा सवाल का चांस नहीं कह सकते, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जैसा ही है, बट फॉर्मूले में वेरिएशन है, इसलिए इसको ट्रू आइसोमरिज्म की टाइप नहीं बोल सकते। सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के कॉम्बिनेशन सेम है, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैटायन एनायन प्रोड्यूस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है। तो पहले मैंने जो दो बताए, लिगेंड और पॉलीमराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एडवांस लेवल पे चूंकि नए सवाल ट्राई होते हैं तो आपको एक आइडिया दे दिया कैसे करना है। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के टाइप में। स्टीरियो आइसोमरिज्म में अगला केस आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ये बिल्कुल वैसे ही केस है जैसा हम लोग ऑर्गेनिक में डील करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम और डिफरेंट ज्योमेट्री चाहिए।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम चाहिए, वो बातें तो सेम हो गई, ज्योमेट्री डिफरेंट लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम और ज्योमेट्री डिफरेंट। अगर ये कंडीशन आएगी तो वी से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये वही स्टैंडर्ड कंडीशन है जो हम लोग ऑर्गेनिक में फॉलो करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती हैं तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी आएगी ही नहीं। सबसे पहला केस कोऑर्डिनेशन नंबर 2, लीनियर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इन तीनों ही केस में नो जीआई। समझ गए क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं आएगी? बिकॉज ऑल द पोजिशन आर आइडेंटिकल। लीनियर में दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर में तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, और टेट्राहेड्रल में चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं। तो इस केस में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी ही नहीं। अब सबसे पहला केस जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर आप लोगे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। बट इसमें भी कंडीशन है, लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर चारों लिगेंड सेम कर दोगे तब तो जीआई नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको डिफरेंट ज्योमेट्री क्रिएट करनी है। तो लेट्स से हमारे पास एक मेटल एम है और इसके सराउंडिंग में आपने दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स अप्लाई करें। सो लेट्स से लिगेंड ए ये अप्लाई कर दिया और ये बी अप्लाई कर दिया। तो अभी आप ध्यान से देखो, ए से ए की डिस्टेंस कम है, तो वी कैन से देम सिस फॉर्म। और अगर इसी को डायगोनली प्लेस करा दे ऐसे या फिर ऐसे, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये दो डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स। लॉजिक समझ गए होगे, डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो एक को सिस फॉर्म बोलेंगे, एक को ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर लो। आप लिखो फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर MA2BC and MABCD, where ABCD are monodentate ligands. ये डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं आपको, जिसमें AB जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। तो पहले वाले केस में आप दोनों ए को करस्पॉन्डिंग सिस प्लेस कर दो और फिर ए को ट्रांस रख दो, तो BC अपने आप सिस और ट्रांस दोनों सेट हो जा रहे हैं। तो इस वजह से दो ही डिफरेंट आइसोमर बनेंगे, पहला वाला सिस विद रिस्पेक्ट टू ए, दूसरा ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन जब आपने चारों लिगेंड डिफरेंट ले रखे हैं MABCD टाइप, तो उस केस में देखो क्या करना पड़ेगा, एक एक को प्लेस करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए और बी को ट्रांस कर दो, तो CD ट्रांस अपने आप बन जाएगा। उसके बाद आप ए और सी को ट्रांस करो, तो BD ट्रांस अपने आप बन जाएगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी में आप ए और डी को ट्रांस करो, तो ऑटोमेटिकली बी और सी ट्रांस बन जाएगा। देखिए तीनों ही डिफरेंट है, AB ट्रांस है, AC ट्रांस है और AD ट्रांस है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरह से ही है। अगर कभी भी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने होंगे तो जब तक आप ड्रॉ नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बता सकते। तो उसके नंबर ऑफ GI 3 हो जाएंगे, जबकि पिछले वाले केस में नंबर ऑफ GI 2 आएंगे।
समझ में आया? इसके बाद डील करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर जीआई चेक करेंगे तो इसमें भी ध्यान देना है, कम से कम दो लिगेंड डिफरेंट चाहिए। तो एक तो सिस ट्रांस वाली आइसोमर जब आएगी आएगी डिफॉल्ट। तो लेट अस से आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ Ma2B4। A2B4 या Ma4B2 एक ही बात है, आप दोनों में से कोई केस लिख लो, ऐसे लिखिए। या फिर Ma4B2, मतलब कोई दो लिगेंड सेम बाकी दोनों चार डिफरेंट। अगर ये केस लेंगे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगी, क्योंकि आप दोनों ए को सिस या दोनों बी को सिस रख के डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम प्लॉट कर रहे हैं लेटस से, पहले दोनों ए सिस रख लो, ये फॉर्म बन जाएगी। फिर आप दोनों ए ट्रांस रख दो, तो इसको सिस फॉर्म बोल रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं। दूसरे वाले केस में कुछ खास अंतर नहीं है, बस ए और बी स्वाइप हो गया है। तो अब की बार दोनों बी पहले सिस रख लो, ये फॉर्म बनेगी सिस, और फिर दोनों बी ट्रांस रख दो। तो ये तो रूटीन केस है जो आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद हम लोग इस पे एक केस और डील करते हैं, जब तीन लिगेंड सेम हो और तीन डिफरेंट हो, यानी Ma3B3 टाइप हो। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आती है जिसको हम लोग फेशियल एंड मेरिडियनल फॉर्म बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल एंड मेरिडियनल टाइप। फेशियल को FAC लिखते हैं, मेरिडियनल को MER लिखते हैं। फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमरिज्म आती है। अब इसमें होता क्या है वो जरा ध्यान से समझना है। अगर आपने तीन लिगेंड्स को सेंट्रल मेटल एटम के रेस्पेक्ट में ऐसे लिखा कि वो ऑक्टाहेड्रन का फेस बन जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो अगर हम तीन लिगेंड्स को ऑक्टाहेड्रन के फेस पे रखें, ऑक्टाहेड्रन के फेस समझ पा रहा हूँ, टोटल 8 फेस बनेंगे। एक स्क्वायर बेस है, उसके ऊपर एक पिरामिड है, नीचे एक पिरामिड है, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि ऊपर वाले पॉइंट से अगर आप स्क्वायर के बेस को किसी को भी ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो चार ट्राइंगल ऊपर और चार ट्राइंगल नीचे नीचे। इन 8 रेगुलर फेसेस में किसी भी एक फेस पे अगर आप तीनों लिगेंड सेम लगा दोगे, वी से इट फेशियल फॉर्म। जैसे अगर मैंने ये तीनों ए यहाँ पे प्लेस किए, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूँ तो एक ट्राइंगुलर सरफेस बन रही है, देखिए। समझ आ पाया? फिर से बना के देखो। अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो देखिए ट्राइंगुलर सरफेस क्रिएट हो रही है। और बचे तीन लिगेंड्स को अगर दूसरी साइड में प्लेस कर दो और आप इन तीनों को ज्वाइन करो, ये दूसरी ट्राइंगुलर सरफेस क्रिएट हो जाएगी। इस फॉर्म को बोलते हैं फेशियल। और अगर आप इन तीनों को इस तरीके से प्लेस करें कि वो ट्राइंगुलर फेस ना बनाए, स्क्वायर बेस पे आ गया तीनों, इसको बोलते हैं मेरिडियन। यहाँ पे अगर तीनों को ज्वाइन कराओगे तो देखिए ये वाला सरफेस बना रहे हैं। आ गया डिफरेंस समझ? तो पहले वाले फॉर्म को बोलते हैं फेशियल फॉर्म, दूसरे फॉर्म को बोलते हैं मेरिडियनल फॉर्म। ये भी एक टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, जो तब नोटिस में आएगी जब तीन लिगेंड एक जैसे हो और बचे तीन लिगेंड दूसरे टाइप के हो। ठीक है। इसके बाद केस फॉलो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का केस है, बिल्कुल
डिट्टो ऑर्गेनिक की तरह डील करते हैं। हमें नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज चाहिए होती है। तो टेक्निकली टू आइसोमर्स आर, अगर और प्रिसाइसली लिखूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग इट्स नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा, उसकी मिरर इमेज बनाओ। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आ जाएगी तो सर्टेनिटी से ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 2022 के पहले जे एडवांस के कोर्स में नहीं था, अभी रिसेंटली एडेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कभी भी अच्छा सवाल बन के आ सकता है। और मेंस में इस वजह से है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो पहले आप इसके दो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो ठीक से याद कर लो, जिनमें रेगुलर क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद भले ही फिर आप ज्यादा केसेस ना याद करो तो नहीं चल उतनी रिक्वायरमेंट है, बट दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ठीक से लर्न करने हैं, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला केस, अगर आप एक सेंट्रल एटम के साथ तीन बाइडेंटेड लिगेंड का कॉम्बिनेशन लेते हैं जो आइडेंटिकल है। तो ये आपने अगर बाइडेंटेड लिगेंड लिया, तो आप इस केस में हमेशा इट विल शो GI। एक केस अभी बना के दिखाता हूँ मैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप चाहो तो बनाओ साथ में। एक बार ड्रॉ करके देख लो इस चीज को। तो अगर आपने इसको ड्रॉ किया, अब देखिए, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड में एक ट्रिक है, आपको पता ही होगा कि हमेशा इनको सिस में रखा जा सकता है। बॉन्ड स्ट्रेच करके अपोजिट डायरेक्शन नहीं ले जा सकते, तो दोनों ए लिगेंड ऐसे सिस में प्लेस करेंगे, बाकी दोनों ऐसे प्लेस करेंगे, और तीसरा फॉर्म यहाँ प्लेस होगा। एक फॉर्म ये बनी। अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करोगे, तो ये इस पर नॉन सुपर इम्पोसिबल होगी। एक एग्जाम्पल तो ये याद रखना है। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल में क्या करना है कि अगर आपके पास दो बाइडेंटेड लिगेंड है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस केस में जो सिस फॉर्म होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, जो ट्रांसफॉर्म होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। अभी हम ड्रॉ करके देखेंगे। और इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, POS। आपने ऑर्गेनिक के टाइम में ऐसा सीखा होगा। अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए, आपने सेंट्रल एटम M लिया, दोनों बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे प्लेस करें कि आपके ए जो है वो सिस फॉर्म में प्लेस हो जाए। ये दोनों सिस लग गए। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, ये सर्टेनली नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी। लाइक दिस। तो ये सिस फॉर्म है और ये इसका इनैनियोमर है। अब यहीं पे इसकी अगर ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो आप देखोगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो उसकी मिरर इमेज सेम बनेगी, बनाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। इट विल बी आइडेंटिकल।
तो ये दोनों फॉर्म सेम है, ऐसे चेक कर लो। या फिर दूसरा रास्ता है, अब ध्यान से देखो तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है जो मैंने येलो से मार्क कर दी है। दिस कैन बी रेफर्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गई बात? तो ये दो स्टैंडर्ड एग्जांपल तो कम से कम याद रखने, अगर आप एडवांस लेवल का ऑर्डिनरी क्वेश्चन या मेंस लेवल के सारे सवाल डील करना चाहते हो, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैंने जनरलाइज केस में लिख दिया है। अगर आपको स्पेसिफिक एग्जांपल लिखना है तो आई कैन राइट, ड्रॉ क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो, ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स, या स्टीरियो आइसोमर लिख लो डायरेक्ट क्वेश्चन। ड्रॉ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर COEN होल थ्राइस Cl3 एंड K3CO ऑक्सलेट होल ट्वाइस Cl2। तो स्टैंडर्ड सवाल हो गया जो आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे कर लेने। ठीक है, OX का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑक्सलेट। अगर नहीं पता और लिख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से, OX को हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सलेट। दिस इज रेफर्ड एज ऑक्सलेट। अगर और प्रिसाइसली लिखना है तो C2O4 2 - N। ठीक है, पहले तो एक सवाल यही कर लीजिए फटाफट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। और दो बाइडेंटेड को पिछली तरीके से बना लो, जब इसकी सिस फॉर्म बनाओगे तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगी। सिस फॉर्म हो गई। ये बन गया, ये दोनों एक दूसरे के लिए एनाइंशोमर है। और इसकी जो ट्रांसफॉर्म होगी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। कंटेंस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक? टिपिकल, आप देखो इसमें बेसिक रूल यही है कि अगर आपसे नंबर ऑफ आइसोमर्स कभी भी पूछे जाएंगे, इट इज ड्रॉ एंड काउंट केस। अगर आप कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करना चाहते हैं, मैं आपके लिए लिखे देता हूँ। क्वेश्चन में देखो, फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला एग्जांपल, लेट से MA3B3, या ये तो हम लोग कर चुके हैं। लेट से MA2B2C2, तीन लिगेंड्स के दो दो कॉम्बिनेशन। इसके बाद MA2BCDE मान लीजिए। इसके बाद MA4BC, MA2B2CD मान लीजिए। द लास्ट पॉसिबिलिटी, सारे लिगेंड डिफरेंट कर दो।
लास्ट वाला केस तो बहुत आसान है, आप पीएनसी से भी सॉल्व कर सकते हो, बट उसके पहले वाले केस एक बार डील कर लो ध्यान से। करिए ड्रॉ एक बार जल्दी से। तो देखिए MA2B2C2 का केस अगर आप ड्रॉ कर रहे होगे तो आपने टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर निकाले। या तो साथ साथ बनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो 6 डिफरेंट साइट बनी। अब हम एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। पहले दोनों ए सिस रखो और उसके रिस्पेक्ट में BC ट्रांस CD ट्रांस ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाइए। तो सबसे पहले अगर आपने दोनों ए सिस रखा, तो यहाँ पे देखो दो तरह की पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ये दोनों पोजीशन ट्रांस है और ये दोनों पोजीशन सिस हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, BB ट्रांस रख लें, CC ट्रांस रख लें और BC ट्रांस रख लें। 3 डिफरेंट फॉर्म बनेगी। करूँ ड्रॉ? ड्रॉ एंड काउंट ही है इसका, और कोई शॉर्टकट नहीं है देखिए। तो अगर आपने सबसे पहले यहाँ पे दोनों B ट्रांस रखे, दोनों C ऑटोमेटिक सिस हो जाएंगे। अगले वाले केस में आपने दोनों C ट्रांस रखे, तो दोनों B सिस हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और तीसरे वाले केस में आपने BC ट्रांस रखा। ये 3 फॉर्म बन गए। अब पहले दो केस में आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इस प्लेन को देखेंगे तो बी दोनों तरफ हो जाएगा, तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे दोनों सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल आ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर हो गए। 4 फॉर्म ये बन गए। इसके बाद आप दो ए को ट्रांसप्लेस करके देख लो। जैसे ही आप ए को ट्रांसप्लेस करोगे, तो अब देखो दोनों ट्रांस पोजिशन है, तो आप दोनों बी ट्रांस रखोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों सी ट्रांस बन जाएंगे। और अगर आप BC ट्रांस रखोगे तो अपना अपोजिट वाला भी BC ट्रांस हो जाएगा। ये 2 फॉर्म बनेगी और इन दोनों ही फॉर्म में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, क्योंकि ए ट्रांस है। तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं आएगी। तो टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। क्लियर? इसके बाद अगर आप MA2BCDE बनाते हैं, तो उसमें टोटल 15 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। अगर किसी ने ड्रॉ किया हो तो एक बार चेक करो। सिमिलरली अगर आप MA2B2CD बनाते हैं तो उसमें टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। और लास्ट वाले केस में 30 आएंगे। ये तो सबसे आसान है। इसमें 6 डिफरेंट लिगेंड है, तो कोई भी दो साइड चूज करके लिख लो। तो ये बेसिकली 6C2 × 2 बनेगा। 6C2 से 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और सब में ऑप्टिकल आइसोमर जाएगी, इसलिए × 2 कर देंगे लास्ट में। तो 30 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। समझ गया ये बात? ये केस तो सबसे आसान है। ABCD में से कोई भी दो सेलेक्ट करके इन दो पोजिशन पे प्लेस कर दो। बाकी चार को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके लिख दो। बाद में उसकी मिरर इमेज बना देना, तो डिफरेंट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है? इनमें से कोई ड्रॉ करके दिखाऊं मैं आपको, या कर लोगे आंसर? तो जैसे MA2BCDE है हमारे पास, तो फिर से वही सेम लॉजिक लगाना है जो भी सिखाया मैंने आपको। MA2BCDE है अगर हमारे पास, तो पहले दोनों ए सिस रखो। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास ट्रांस रखने के ऑप्शन है BCDE। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखो। पहले BC ट्रांस होगा, BD ट्रांस होगा, BE ट्रांस होगा, फिर CD ट्रांस होगा, CE ट्रांस होगा और DE ट्रांस होगा। टोटल 6 फॉर्म बनेगी।
ठीक है, तो ये 6 फॉर्म्स हुए और सब में किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो 6 × 2 12 समझ आया। ऑल विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। समझ गए बात को नहीं? क्योंकि आप ये दोनों ट्रांस वाली लोकेशन मार्क कर लो। अगर आप ये दोनों ट्रांस वाली लोकेशन फिल कर दोगे तो उसकी 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो सिस वाले अपने आप फिल हो जाएंगे, तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन तो ये बने। इसके बाद आप इसमें ए को ट्रांसप्लेस कर दो। ए को ट्रांसप्लेस करोगे तो ऊपर वाले 6 केवल 3 कॉम्बिनेशन बचेंगे, क्योंकि आप जैसे ही बी सी ट्रांसप्लेस करोगे तो बी सी ट्रांस और डी ई ट्रांस ये एक साथ प्लेस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप बी डी ट्रांस रखोगे तो सी ई ट्रांस अपने आप सेट हो जाएगा, और बी ई ट्रांस रखोगे तो ऑटोमेटिकली सी डी ट्रांस, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। केवल 3 डिफरेंट फॉर्म और बनेंगी। 3 होगी और सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं आएगी। तो 12 आइसोमर ऑप्टिकली एक्ट है, और 3 ये टोटल 15 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करोगे तो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हैं, 3 ये हैं, 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। समझ में आई बात? यही काम M A2 B2 C2 में करेंगे, M A2 B2 C D में करेंगे, सेम लॉजिक उसमें भी लगा लो। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर मैंने लिखा था आपको M A2 B2 C D, इसमें भी सेम टेक्निक है। पहले आप दोनों ए को सिस प्लेस करो और यहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख डालो। तो यहाँ पे दोनों बी ट्रांस हो सकते हैं, बी सी ट्रांस हो सकता है, बी डी ट्रांस हो सकता है, और सी डी ट्रांस हो सकता है। ठीक है, 4 फॉर्म बनेंगे। इसमें जो बी बी ट्रांस वाला केस है वो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री कैरी कर रहा है। उसको अलग से लिख देता हूँ। बी बी ट्रांस का केस है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। बाकी ये 3 फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये 3 × 2 6 फॉर्म ये बन गए। एक फॉर्म ये हो गया 7। और एक केस में आप इसको ट्रांसप्लेस कर दो। तो जैसे दोनों ए ट्रांसप्लेस करोगे तो बी बी ट्रांस रखने का मतलब सी डी ट्रांस अपने आप बन जाएगा। बी सी ट्रांस का केस पिछले ही वाले केस में इंक्लूडेड है। इसमें एक केस और छोड़ना पड़ेगा। इसमें जब आप बी डी ट्रांस लिखोगे, सॉरी सी डी ट्रांस जब लिखोगे तो बी बी प्लेन पे आ जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ये भी थोड़ा देख लेना। जब आप सी डी ट्रांस लिखोगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। केवल ये 2 फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे। समझ गया? बना के दिखा दूं? पहले ऐसे लिखा और यहाँ पे सी डी ट्रांस कर दिया, तो ये दोनों लोकेशन बी हो जाएंगे, ये दोनों ए हो जाएंगे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगी। बोलो।
इसको दो काउंट कर लीजिए। ड्रॉ एंड काउंट ही है, बस ध्यान से देखिए। और ये 2 × 2 4 हो जाएगा। लास्ट वाले केस में आपने एक बार मैंने BC ट्रांस लिख दिया, BB ट्रांस कर दिया, अब आप CD ऑटोमेटिक हो गया। तो एक बार BC ट्रांस रख दो, तो BD ट्रांस अपने आप बन जाएगा। दो फॉर्म ही हो गए, टोटल 8 स्टीरियो आइसम्स बन गए। ठीक है, आ गया समझ में कंसेप्ट पूरा। तो बेसिकली ड्रॉ एंड काउंट करके आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दिखाने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सेगमेंट फॉलो करते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, बट इस पे मेजर काम अभी रिसेंटली हुआ है। तो एक साइंटिस्ट थे वर्नर, जिन्होंने सबसे पहली बार ये प्रोग्राम स्टार्ट किया स्टडी करना। तो उसकी सबसे पुरानी थ्योरी जो है उसको हम लोग वर्नर्स थ्योरी बोलते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसके लिए डायरेक्टली, आप चाहो तो एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो। दिस इज वर्नर्स थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ओल्डेस्ट थ्योरी है। तो वर्नर ने सबसे पहली बात बताई कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो वैलेंसीज होती है। सो फॉर एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, या उसको लिंकेजेस बोल सकते हैं। एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अकॉर्डिंग टू वर्नर, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो बेसिकली आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, यानी जो आयंस में कन्वर्ट होगी। और मोस्टली इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। अगर प्रेजेंट टाइम में इसको बात करें तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर से लिंक्ड है। तो सेकेंडरी वैलेंसी की बात करी लाइक वर्नर ने, वो बेसिकली नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी है। और ये मोस्टली सेटिस्फाई होती है न्यूट्रल या नेगेटिव आयन दोनों से, यानी कि लिगैंड वाला पार्ट बात कर रहे हैं। करेंट टाइम में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर से डील करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा वर्नर ने समझाया। मेजोरिटी ऑफ केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी चेंज नहीं होता किसी भी एंटिटी के लिए। उसके बाद जो आयंस एंड ग्रुप्स बॉन्डेड बाय सेकेंडरी लिंकेज होता है, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे केस 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को अरेंज करते हैं, जिससे 3D स्ट्रक्चर जनरेट होता है। तो मेटल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक सेप्टियल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अभी इसको डिटेल में स्टडी करेंगे जब अगली थ्योरी पढ़ेंगे। बट वो लाइक वर्नर ने बेसिकली चार मेजर पार्ट बताए। पहली चीज, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो वैलेंसीज हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वैलेंसी होगी, जो मोस्टली निगेटिव आयन से वैलेंस सेटिस्फाई होगी। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होगी, जो मोस्टली न्यूट्रल या नेगेटिव आयन से बैलेंस होगी। प्रेजेंट टाइम में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर से लिंक कर सकते हैं, और ये किसी भी मेटल के लिए फिक्स होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 3 डायमेंशन में अपने आप को ओरिएंट करती है, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स या सेप्टियल अरेंजमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, जिससे इसमें स्टीरियो आइसोमर्स आने के चांसेस बनते हैं। अगर मॉडल फॉर्मुलेशन में देखेंगे तो सच सेप्टियल अरेंजमेंट्स आर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगली थ्योरी में। और इसको हम लोग स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है ना। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स आर पॉसिबल विद डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी वर्नर ने एक्सप्लेन करी। वर्नर की पूरी थ्योरी में खास बात यह थी कि उस समय स्टडी करने के लिए कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी। तो वर्नर ने अपनी मेजर स्टडी कॉमन केमिस्ट्री लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट से ही कर डाली, जिनमें नॉर्मल कंडक्टिविटी मेजरमेंट, प्रेसिपिटेशन का पार्ट, कितने मोल्स प्रेसिपिटेट होंगे, बेसिक स्टडी से ही उन्होंने पूरा आइडिया डेवलप करा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड विद द एक्वा सॉल्यूशंस असाइन सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको फॉर्मूला दे रखा है और बोला है मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। ध्यान से देखिएगा, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। तो आपको पता है AgNO3 जो प्रेसिपिटेट करेगा वो आयन करेगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
अपनी आइडेंटिटी को एक्वा सॉल्यूशन में मेंटेन रखते हैं और आयोनाइज नहीं होते हैं। तो पहले कंपाउंड से पता चल गया इसमें दो क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। तो क्या हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे, PdNH3 होल 4Cl2। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आप आसानी से बता सकते हो, 4 आएगी। सिमिलर केस में देखो, अगले वाले केस में भी उसने यही चीज बोली है कि दो AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, यानी दोनों क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर हैं। तो NiH2O होल 6Cl2 ये फॉर्म बनेगी। यहाँ पे भी देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। नेक्स्ट केस में भी उसने बोला है दो Cl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो अगले वाले केस में देखो आपको 0 दे रखा है, कोई Cl प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा। 0 देखे है, इसका मतलब सारे के सारे Cl ब्रैकेट के अंदर हो गए। तो PdCl4HCl होल 2 ये फॉर्म बन जाएगी। फिर से देखिए सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। अगले वाले केस में उसने बोला है एक Cl प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर करेंगे। तो CONH3 होल 4Cl2Cl ऐसे लिखेंगे। फिर से देखो 6 डिफरेंट लिगेंड हो गए। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब ध्यान से देखो, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयन से बैलेंस हो रही है, नेगेटिव आयन से बैलेंस हो रही है, जो ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसी अंदर वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बैलेंस हो रही है, जिसमें अमोनिया वाटर न्यूट्रल वाला केस है। Cl- देखो आयन वाला केस है, तो वो दोनों से बैलेंस होगा। और लास्ट पार्ट में भी आप देखोगे 0 आयन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब चारों जितने भी Cl हैं वो ब्रैकेट के अंदर है। तो PtNH3 होल 4 सॉरी होल 2 Cl2 ये फॉर्म बनेगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है, 4। क्लियर हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का केस। प्राइमरी वैलेंसी वो होगी जो आयन के फॉर्म में आयनाइज हो सकती है, तो सेकेंड टाइम में इसको ऑक्सीडेशन नंबर से लिंक कर सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से मैच कर रहा है, ये एनायन और न्यूट्रल दोनों तरह की स्पीशीज से बैलेंस होगा। 3D में ही अपने आप को ओरिएंट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट वैलेंसी है, जिससे कोऑर्डिनेशन क्वांटिटीज की हम लोग मेजर स्टडी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अपना पार्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। वैलेंसीज लाइक बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का। ठीक है।